उसके बाद फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास वो चले गए, तो वहाँ पर एक पूरा बेंच बैठा था और इसकी जो जजमेंट थी 23 अप्रैल 1985 को उसका फाइनल डिसीजन आया था, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का के साथ और हिंदू जो वो थे बेंच पूरा बैठा था। जो जस्टिस चंद्रचूड़ थे उन्होंने इस केस का डिसीजन दिया था। जो सेक्शन 125 बोल रहा है वो उन्होंने जो पूरा बोर्ड था मुस्लिम बोर्ड का, उन्होंने कहा जो सेक्शन आपका 125 बोल रहा है वो तो हमारा पर्सनल लॉ बोल ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा जो सेक्शन 125 है वो हमारे इस्लामिक के लिए मेंशन वो मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा ऑल इंडिया मुस्लिम लॉज बोर्ड से कि एक मैन की कि आपके होली कुरान के अंदर आयत नंबर 241 और 242 में लिखा हुआ है कि एक मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन रखे, तो सेक्शन 125 भी यही बोल रहा है। और वो वॉयलेशन, तो फिर अगर क्या कहते हैं वो वॉयलेशन कहाँ कर रहा है, तो मुस्लिम बोर्ड ने बोला कि हमारे इस्लामिक मुस्लिम लॉज के अंदर एक टर्म है महर, जिससे वो हमें पावर देता है कि अपने सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर एक प्रॉमिस करते हैं, मतलब एक प्रॉमिस करते हैं कि वो महर देंगे। तो उन्होंने कहा महर इज़ इक्वल टू द सेक्शन 125। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, महर डिवोर्स से बहुत ज़्यादा अलग टर्म है। महर होती है कि जो क्या कहते हैं उसको थोड़े बहुत पेमेंट वो आफ्टर मैरिज उनको कुछ मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ मतलब मॉनेटरी टर्म्स देते हैं, उसको महर बोलते हैं मुस्लिम के अंदर। जो ये 125 है तो वो तब देते हैं जब शी इज़ ऑलरेडी अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, बट महर तब देते हैं जब वो एबल होते हैं वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो इस केस में जो राजीव गांधी थे उनके पास उस टाइम पे आफ्टर इंदिरा गांधी डेथ उनके पास पूरी मेजोरिटी थी। तो मुस्लिम लोगों ने राजीव गांधी के पास गए तो उन्होंने कहा जो हम सेक्शन 125 के सामने हार गए हैं। तो एज अ रिटेलिएशन ऑफ द केस वो तो एक एक्ट आया था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन द डिवोर्स एक्ट 1986। तो इसके अकॉर्डिंग अ डिवोर्स वुमेन ऑब्जर्व इट फॉर 3 months and whereas a woman whose husband has died observe it for lunar or menstrual cycle month and 10 days after the death of her husband। तो उसको कम से कम 3 महीने तक उसको मेंटेनेंस मिलती थी और उसके अंदर जब तक उसका 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते थे कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो रीमैरी भी नहीं कर सकती थी। तो राजीव गांधी ने ये सिर्फ एक मतलब वोटिंग सिस्टम के लिए किया क्योंकि मुस्लिम लोगों ने कहा था कि हम तुम्हारी साइड में तुम्हें वोट देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट इससे खुश नहीं था और ना मुस्लिम खुश थे, तो उन्होंने कहा कि जो राजीव गांधी कौन होता है हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करने वाला। तो फिर उन्होंने कहा इसी की तरह ही दैट द एंड ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द राजीव गांधी। उसके बाद फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया। आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्गूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कॉल फॉर द यूसीसी, मतलब उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ज़रूरी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर एक पॉलिसीज टाइप आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सुप्रीम कोर्ट ने फेवर किया यूनिफॉर्म सिविल कोड को थ्रू आउट द इंडिया एज एनविसेज्ड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या हुआ, साइट इज एग्जाम्पल ऑफ गोवा सेज that state has a union civil code for all irrespective of their religion, कि स्टेट के पास पूरी तरह से जो ये रिलीजन को लेके या कोई भी ऐसी प्रोविज़न नहीं होगी कि ट्रिपल तलाक को लेकर नहीं होगी। जो हमारी गोवा की जो टेरिटरी है वहाँ पर अभी तक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से एप्लीकेबल है, वहाँ पे ट्रिपल तलाक नहीं चलता। फिर आया था वैसे अभी करंटली के उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पूरे इंडिया के अंदर ट्रिपल तलाक एप्लीकेबल नहीं है। फिर जो मुस्लिम मैन है उन्होंने कहा हु मैरिज आर रजिस्टर्ड इन गोवा कांट प्रैक्टिस पॉलीगैमी। तो फिर जो मुस्लिम बंदा गोवा के अंदर शादी करेगा वो दूसरी मैरिज नहीं कर पाएगा। सेज नो अटेम्प्ट मेड टू फ्रॉम अ यूसीसी डिसपाइट सुप्रीम कोर्ट अपील इन शाहबानो केस। इन केसेज शाहबान और सल्ला मुटकिल केसेस, सल्ला मुटकिल केस भी एक बाईगैमी का ही केस था। तो इससे यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल केस आया था। हिंदू लॉ कोडिफाइड इन 1956। फिर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक बात कही थी, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वेयर एज द फाउंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 44 इन पार्ट 4 डीलिंग विद DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैड होप्ड एंड एक्सपेक्टेड दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उन्हें क्या करना, सिटीजन के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया पूरी टेरिटरी इंडिया के लिए। टिल डेट नो एक्शन हैज़ बिन टेकन इन दिस रिगार्ड। अभी तक भी इसके रिगार्डिंग मतलब कुछ इतना एक्शन इंटरेस्टिंग एक्शन नहीं लिया गया, बट ये बोला गया कि ट्रिपल तलाक एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर जो आर्टिकल 44 है वो ये बोलता है
कि जो मतलब वो जाना जाता है अनफुलफिल्ड द ड्रीम्स ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्रीम्स वो फुलफिल नहीं हो, एक पूरी तरह से अनफुलफिल्ड ड्रीम्स है जो जो B.R. अम्बेडकर सर चाहते थे कि हमारे इंडिया की टेरिटरी के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअल में एप्लीकेबल हो।